नाम भी होगा, काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। आपके गांव के हर सड़कों पर लगेगा मेला। जी हाँ, आपके गांव के हर सड़कों पर लगेगा मेला। जिस दिन सफलता आपके नाम होगा, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण विषय वस्तु। जैसा कि आप सबों को पता है कि क्लास 11 का टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा, तो टर्म 2 आप बेहतर करें, इसको लेकर जो है हम लगातार आपका जो है वो जैसे टाइम मिलता है हम वीडियो बनाते आते हैं। आपको पता है कि हिस्ट्री में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। 4 चैप्टर में आपका जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो आपका 7वां चैप्टर है, जो आपका यूरोप की बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं हैं। उस पर सारा हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो में सारा हम सबमिट कर दिए हैं। चैनल पर आप विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा। और अब ये दूसरा चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 8 की बारी है, जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। इस चैप्टर से भी आपको जो है वो 3 पार्ट में वीडियो मिलेंगे छोटे छोटे, जहाँ से आपका जो है वो सारा क्वेश्चन जो है वो पकड़ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को देखते हैं ना, तो साथ में नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि एक बार आप इस क्वेश्चन को देखकर नोट्स बना लेते हैं ना, तो आपको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगा, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। फटाफट आप नोट्स रीडिंग दीजिएगा, आपको समझ में सारा चीज़ आ जाएगा, है कि नहीं। तो आप यदि अभी तक हमारा चैप्टर 7 का यूरोप की बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं यूरोप की बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं की अब यदि वीडियो नहीं देखे होंगे, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर लें और वहां से दोनों वीडियो आप देख लें। उसके बाद इस चैप्टर को आए, ताकि एक बेहतरीन तरीके से आपका इतिहास सब्जेक्ट का जो है तैयारी हो जाए। इसके बाद मैं पॉलिटिकल का मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ बिना विलंब किए हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इससे पहले भी मैं आपको पता है कि यह एग्ज़ाम टर्म 2 का आपका 3 खंड में होगा, है ना। सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये में आपको 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर करेगा, यानी कि 10 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। सेक्शन बी में भी आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जहाँ पर मात्र आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का होगा, मतलब 15 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। और ये सेक्शन सी में जो है वो 5 में से 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर करेगा, मतलब 15 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार से 15, 15, 30 और 10, 40 नंबर का फॉर्मेट आपका बन जाता है। अब ध्यान रखना है कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन आप बनाना होगा वो एक सेंटेंस में लिखना होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो मैक्सिमम आपका 40, है ना, 40 से 50 शब्द में होना, न्यूनतम आपका 40 शब्द में होना चाहिए। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर कम से कम भी तो 100 शब्द, मतलब 1 पेज में लगभग हो जाना चाहिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सबसे पहला है औद्योगिक क्रांति। चैप्टर आप देख लीजिएगा, चैप्टर आपका 8 नंबर हम पढ़ाने जा रहे हैं, औद्योगिक क्रांति, ठीक है। तो चैप्टर सबसे पहले यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा 3 नंबर में या 5 नंबर में, कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, क्रांति का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में परिवर्तन आना, है ना, किसी चीज़ में सकारात्मक परिवर्तन होना, ठीक है। अब उससे पहले एक शब्द आपका लगा हुआ है औद्योगिक, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में जो सकारात्मक परिवर्तन आया, उद्योगों के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई, जो परिवर्तन हुआ, वही आपका क्या कहलाता है, औद्योगिक क्रांति कहलाता है। देखिए, इसको बांधने का प्रयास किए डिफिनेशन में कि 1780 के दशक से लेकर 1850 के दशक के बीच यूरोपीय देशों में औद्योगिक तकनीकी एवं संचार के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई, जिसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। इससे एक और जहां अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हुआ, वहीं कुटीर उद्योग का ह्रास भी हुआ। क्योंकि देखिए, उद्योगों के विकास होने से, विभिन्न प्रकार के तकनीकी मशीन यंत्रों के आने से कहीं ना कहीं उत्पादन वृद्धि हुआ। उत्पादन में वृद्धि होने के कारण निर्यात में वृद्धि हुआ, निर्यात बड़े पैमाने पर होने लगा। तो कहीं ना कहीं वो यूरोप की इकोनॉमी को जो है, अर्थव्यवस्था को जो मजबूत किया, लेकिन वहीं जो छोटे स्तर के कुटीर उद्योग थे उनका ह्रास हो गया। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति की यदि बात करें तो इसकी शुरुआत भाई आपका यूरोप के इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से 18वीं सदी में प्रारंभ होकर धीरे धीरे पूरे पश्चिमी देशों में फैल गया। तो क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा औद्योगिक क्रांति क्या है। तो औद्योगिक क्रांति 1780 के दशक से लेकर 1850 के दशक में यूरोपीय देशों में चला। इससे औद्योगिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, संचार क्षेत्र में आदि क्षेत्रों में बड़ी स्तर पर जो है वो परिवर्तन आई। इसी परिवर्तन को जो औद्योगिक क्रांति नाम दे दिया गया। इससे एक और जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ, वहीं दूसरी ओर कुटीर उद्योग का ह्रास हुआ।
इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई, ब्रिटेन से हुई। क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में, ठीक है, कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो ब्रिटेन से हुई थी, ठीक है। इस क्रांति के कारण मानव शक्ति का स्थान मशीन शक्ति ने ले लिया। सही बात है कि औद्योगिक क्रांति स्टार्ट होने के कारण, उद्योगों का विकास होने के कारण, मशीनों के विकास होने के कारण जो पहले मानव शक्ति को लोग पूछते थे, अब उसका स्थान किसने ले लिया? मशीन ने ले लिया। क्योंकि पहले जो काम मानव करते थे, अब वो काम एक अकेला मशीन करने लगा, तो अब मानव को लोग क्यों रखेगा भाई? क्योंकि मानव खर्चीला भी होता है, धीरे धीरे भी काम करता है। सब लोग सोचेगा कि मानव शक्ति की जगह पर हम मशीन शक्ति स्थापित करें। तो इस तरह से मानव शक्ति की जगह पर मशीन शक्ति ले लिया, जिसने लोगों को बेरोजगार बना दिया, जिससे लोगों में जो है वो बेरोजगारी जन्म हो गया। किंतु कालांतर में धीरे धीरे जो है वो सामाजिक आर्थिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया। इस प्रकार 18वीं सदी में इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ यह औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में फैलने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुई, या ब्रिटेन में ही क्यों हुई? आपको बता दूं कि औद्योगिकरण 2 चरण में हुआ है। प्रथम चरण आपका जो है वो 1780 से लेकर 1850 तक माना जाता है, और दूसरा 1850 के बाद माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आपका बनता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन यदि कहेगा, ठीक है, यदि बोलेगा कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुई, तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लेकिन यदि 5 नंबर में पूछ देगा तो उसके लायक भी हम आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन में ही क्यों हुआ, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो मैप हम समझाने का प्रयास किए हैं। ये आपका टोटल का टोटल जो है वो यूनाइटेड किंगडम का मैप है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका यूनाइटेड किंगडम का मैप है। अब देखिए ब्रिटेन अलग होता है, ग्रेट ब्रिटेन अलग होता है। आपने कभी बार सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन, कई बार सुना होगा ब्रिटेन, है ना। तो ग्रेट ब्रिटेन में आपका वेल्स हो गया, है ना, यहाँ पर आपका वेल्स है, यह स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है, और ये इंग्लैंड। ये तीनों का सम्मिलित रूप जो होता है वो आपका कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। खैर ये आपके लिए बेसिक नॉलेज था, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन पर चलाते हैं, ठीक है, कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई, कारण बताइए। तो सबसे पहले थोड़ा सा भूमिका हमने बांधने का प्रयास किया दोस्त, कि 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति शुरुआत 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1880 होगा। यहाँ पर 1880 ईस्वी में ब्रिटेन से हुआ। ब्रिटेन में होने वाली औद्योगिक क्रांति के पीछे निम्न महत्वपूर्ण कारण था। मतलब यह औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन से शुरू हुई, इसके पीछे निम्न में महत्वपूर्ण कारण है। पहला आपका कृषि क्रांति, कृषि क्रांति की वजह से इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति शुरुआत हुआ। दूसरा राजनीतिक स्थिति, तीसरा शहर व्यापार और वित्त, और चौथा आपका खनिज संपदा का होना। चलिए पहला पॉइंट आपका क्या था, कृषि क्रांति। देखिए कृषि क्रांति होता क्या है, कृषि के क्षेत्र में क्रांति आती है। कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जमींदारों का जो जमींदार वर्ग के लोग थे, जो बड़े अमीर वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, गरीबों की ज़मीन जो है वो हड़प ली, खरीद लिया, है कि नहीं। जिससे क्या हुआ, बड़े पैमाने पर लोग जो है वो बेरोजगार हो गए, बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो गए, ज़मीन छीन गई, लोग भूमिहीन हो गए। तो कहीं ना कहीं उद्योगों में जो है ये काम की तलाश में भटकने लगे। अब इससे उद्योगपतियों को क्या हुआ कि श्रमिक जो है वो सस्ते साधन पर मिलने लगे, सस्ते दरों पर मिलने लगे। तो कहीं ना कहीं वो एक औद्योगिक क्रांति के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया, है कि नहीं। तो इससे वजह से इंग्लैंड में शुरुआत किया गया। दूसरा, कहीं ना कहीं ज़मींदार उसको खरीद कर लिया, तो उस पर बड़े पैमाने पर जो है वो कृषि कार्य किया, जिससे उनको जो है कच्चा माल आसानी से इंग्लैंड में ही मिलने लगा। दूसरा आपका था राजनीतिक स्थिरता। तो राजनीतिक स्थिरता के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड की जो राजनीतिक स्थिति थी वो काफ़ी सुदृढ़ थी। पूरे इंग्लैंड में, पूरे ब्रिटेन में जो एक समान कानून व्यवस्था थी, खुली बाजार प्रणाली थी। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति भी जो है वो औद्योगिक अनुकूल था। और दूसरी बात ये है कि ब्रिटेन का एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य भी था, जहाँ से उसको बड़े पैमाने में कच्चे माल की भी प्राप्ति हो जाती थी, और वो अपने उत्पादन को वहाँ सेल भी कर देता था। तो ये अनुकूल परिस्थितियाँ जो है वो इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति के लिए प्रेरित करती है। तीसरा था आपका शहर व्यापार और वित्त। देखिए ब्रिटेन में कई बड़े बड़े शहर थे, और इसी वजह से वहाँ पर कई कंपनियों के मुख्यालय बनाए गए थे, जिसमें आपका लंदन, वेल्स,
मैनचेस्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से देखा जाए तो ब्रिटेन के लिए यह भी एक जो है वो क्या बन जाता है, अनुकूल परिस्थितियां बन जाता है कि वहाँ से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किया जाए या फिर औद्योगिक क्रांति किया जाए। ठीक है। चौथा इम्पोर्टेंट कारण था आपका रीजन था खनिज संसाधनों का भंडार। इंग्लैंड भौगोलिक रूप से, राजनीतिक रूप से तो उद्योगों के विकास के लिए अनुकूलित था ही था। दूसरी बात है खनिज संपदा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ब्रिटेन काफ़ी अच्छा संपन्न राष्ट्र था, जिसके कारण वहाँ कोयला और लोह बड़े पैमाने पर मिले। इसके अलावा तांबा, शीशा भी है ना, टीना भी मिला। लेकिन कोयला और लोह ये दो चीज़ बड़े पैमाने पर मिलने के कारण ब्रिटेन से जो है वो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। प्रकार ब्रिटेन में विभिन्न अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के कारण ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि लौह तकनीक के विकास में या लोहे के गलाने की तकनीकी के विकास में डर्बी परिवार के योगदान का वर्णन करें। तो डर्बी देखिए, डर्बी यहाँ पर एक परिवार है जिसमें दादा, पिता और पुत्र ये 3 पीढ़ी आते हैं और 3 पीढ़ी के लोगों ने जो है वो क्या किया है, लौह तकनीक या लोहे के गलाने वाले क्षेत्र में जो है वो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंस जो है वो इनका योगदान रहा है। तो आंसर देखने का प्रयास करते हैं। कहता है लोहे गलाने की तकनीकी की खोज व विकास में ब्रिटेन के एक डर्बी परिवार का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे निम्न तथ्यों से समझा जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको 3 स्टेप में बांट कर देखें। 3 स्टेप में हम लोग बांट कर देखें। पहला हो गया आपका प्रथम डर्बी। इन्होंने 1709 ईस्वी में क्या किया, 1709 ईस्वी में क्या किया, एक धमन भट्ठी का आविष्कार किया। और इस धमन भट्ठी के आविष्कार से कोक कोयला का प्रयोग किया। कोक कोयला मतलब जो आपका पत्थर कोयला जो होता है उसका प्रयोग किया। और जैसे ही उसका प्रयोग किया उच्च ऊष्मा मिला, जिससे गुणवत्ता युक्त लोहा प्राप्त होने लगा। चूँकि गलाने की प्रक्रिया, गलाने की क्षमता जो है वो बढ़ गई ऊष्मा में, है ना, जिससे उच्च गुणवत्ता युक्त लोहे की प्राप्ति होने लगी। इससे पहले क्या होता था, काठ कोयला का प्रयोग किया जाता था। और काठ कोयला मतलब लकड़ी का कोयला, और लकड़ी का कोयला आपको पता है कि उतना ज़्यादा हीट देता नहीं, ऊष्मा देता नहीं है। दूसरी बात है कि ये दूर से जब आता था या फिर मंगाया जाता था तो ये टूट जाता था, चूर्ण चूर्ण हो जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम डर्बी परिवार ने क्या किया, 1709 में एक धमन भट्टी का विकास किया और उसमें कोयला का प्रयोग किया, जिससे हीट निकला और उस हीट के माध्यम से जो है वो लोहे को गलाकर उच्च गुणवत्ता युक्त लोहे की प्राप्ति करना प्रारंभ कर दिया। 1 मिनट दोस्तों, आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। द्वितीय डर्बी परिवार में देखते हैं कि प्रथम डर्बी के पुत्र द्वितीय डर्बी ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे की तकनीक को विकास किया। ढलवा लोहा से पिटवा लोहा बनाने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर लोहे को विभिन्न रूप देने लगा, है ना। अब विभिन्न रूप देने लगा मतलब वहाँ से विभिन्न प्रकार की सामग्री बनना शुरू हो गया। तृतीय डर्बी में आपका आता है, इन्होंने विश्व में सबसे पहले लोहे का पुल निर्माण किया, जो आपका कोलब्रुक डेल में सेवर्न नदी के तट पर था। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि लोहे के गलाने की तकनीक व विकास में डर्बी परिवार, जिसको अब्राहम डर्बी भी कहा जाता है, का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके अलावे हेनरी कोट व जॉन विल्किंसन महोदय का भी विशिष्ट महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि ब्रिटेन के कपास उद्योग की 2 महत्वपूर्ण विशेषता लिखें। ठीक है, तो ब्रिटेन के कपास उद्योग की 2 महत्वपूर्ण विशेषता लिखें। ठीक है, ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला विशेषता है कि ब्रिटेन में स्थापित कपास उद्योग अपने औपनिवेशिक देशों से बड़े मात्रा में कच्चे माल के तौर पर कपास का आयात करता था, जिसमें आपका एक भारत एग्जाम्पल के लिए दिया जा सकता है। दूसरा आपका है कि कपास उद्योग में निर्मित वस्त्रों को औपनिवेशिक देशों में निर्यात किया जाता था। इस प्रकार एक ही परिवहन लागत में आयात और निर्यात दोनों काम हो जाते थे। तीसरा आपका है कपास उद्योग में मुख्यतः स्त्रियों व बच्चों को काम दिया जाता था। अब आगे क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटेन में हुए
सूती वस्त्र उद्योग के विकास को लिखे। तो ब्रिटेन भौगोलिक दृष्टिकोण से एक अनुकूल औद्योगिक देश के रूप में है। यहाँ लौह, कोल, तांबा उद्योग, शीशा उद्योग आदि कई प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का भी जो है वो विकास हुआ है। अब इस सूती वस्त्र उद्योग में हम लोग देखेंगे इसका विकास किस प्रकार से हुआ। तो पहले यहाँ पारंपरिक तरीके से हाथों से जो है वो वस्त्र निर्माण किया जाता था, लेकिन अब इसका विकास कैसे होता है उसको समझेंगे। ब्रिटेन अपने औपनिवेशिक देश भारत से बड़े पैमाने पर कपास व नील का आयात किया, और वो भी सस्ते दरों में, जो उसके वस्त्र उद्योग के विकास का एक सहायक हुआ ना। दूसरा हम लोग देखेंगे हैंडलूम के स्थान पर पावरलूम यंत्र के द्वारा वस्त्र निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। हैंडलूम के स्थान पर पावरलूम कहने का मतलब क्या है, जो पहले हाथ से बनाया जाता था अब उसके जगह पर पावर यानी कि मशीन से बनाया जाने लगा। वस्त्र निर्माण हेतु कई प्रकार के मशीनों का आविष्कार किया गया, जिसमें स्पिनिंग जेनी कताई करने वाला, फ्लाइंग शटल, वाटर फ्रेम एवं म्यूल मुख्य है। और इस प्रकार से धीरे धीरे जो है वो ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर जो है वो सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ, जिसमें आपका मैनचेस्टर काफ़ी फेमस है। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 8 औद्योगिक क्रांति से आपका पार्ट 1। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी जो है वो जल्दी अपलोड कर देंगे। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि नहीं समझ में आया होगा दोस्त तो एक बार रिपीट करके ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा, और इसको आप सबसे पहले नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए देख कर, तो निश्चित रूप से आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 62 038 36 820। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर ले, यूट्यूब का बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो से संबंधित हर एक नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से चले जाए। और यह वीडियो आप अकेले नहीं देखें, प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप जितना ज़्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे लिए वो उतना ही मोटिवेटर होगा, और हम उतना ही जो है वो अच्छी तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।